ठीक है। अब उस क्लास में से भी आपको कोई चीज़ें जो हैं जो नहीं समझ में आ रही हैं, आपको लगता है कुछ और भी चीज़ें हैं ऐड करना है या फिर कोई और डिस्कशन उसमें रह गई है, तो उसको भी आप इस क्लास में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी को रिजॉल्व करें। तो ये एक प्रकार से लाइव सेशन है, डिस्कशन सेशन है, गाइडेंस एंड के तौर पे। चलेगा, मतलब कब तक पाठ्यक्रम हमारा पूरा हो जाएगा क्लासेस के थ्रू? देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 10th नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दूं, क्योंकि नवंबर तक? जी, ठीक। नवंबर के फर्स्ट में ही, फर्स्ट वीक तक ही। ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि सबके शॉर्ट्स भले वीडियोस जो भी बनते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी पोर्शन उसमें से छूटे ना। जी मैम। और एक-एक वीडियो या फिर एक-एक यूनिट में 2 से 3 क्लासेस आपके आराम से हो जाते हैं, और सभी क्लासेस बहुत कम करते-करते नहीं, जल्दी हम कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी हम आपको कवर कर के दे सकें। थोड़ा-सा कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि मेरी भी अपनी व्यस्तता हो जाती है। कुछ काम है, जैसे इधर बीचे वीक में काफ़ी यूनिवर्सिटी का लोड था, हमारे वाइवा वगैरह यूनिवर्सिटी के थे। तो हो सकता है वो 1 वीक से सेकंड वीक तक की कोशिश है कि नवंबर फर्स्ट वीक तक हम आपके ये जो यूनिट वाइज जो सिलेबस है ना, ये क्लियर कर सके। उसके बाद आपके जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक आपके होंगे, जिस पे आपको डाउट होगा, जिस पर आपको क्लासेस चाहिए होगी, ठीक है, नवंबर फर्स्ट वीक के बाद हम उस पर क्लासेस करेंगे। मैं प्रॉपर वीडियो से और डिस्कशन क्लासेस होंगी। ठीक है। मैम, जो हमारे पाठ्यक्रम में टेक्स्ट लगा है, वो हाँ, टेक्स्ट हम तभी पढ़े जब मतलब आप पढ़ाओगे, या फिर हम टेक्स्ट अभी से पढ़ना शुरू कर दें? नहीं सौरभ, आप टेक्स्ट पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वैसे तो मैं अभी सारा टेक्स्ट पढ़ने को सजेस्ट भी नहीं कर सकती, जी मैम। क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे हो ना, उसको आप पढ़ते रहो कंटिन्यू। क्लासेस देखो, ठीक है। मेरी क्लासेस क्या है, हम जो क्लासेस ले रहे हैं, जो टेस्ट ले रहे हैं, ठीक, वो आपका एक फाउंडेशन मेकिंग कर रही है। ये जो क्लास है वो पूरी तरीके से एक फाउंडेशन बेस्ड क्लास है। हाँ, बहुत सारी जी चीज़ें इसमें ऐसी हैं भी जो रह भी जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें ऐड करने की भी ज़रूरत होगी। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम क्लासेस ही खत्म कर लेंगे, तो स्पेशल टॉपिक वाइज़ जिस चीज़ की आपको नीड रहेगी, हम उस पे भी क्लासेस लेंगे। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो ना, जी अपने मैम। टारगेट के हिसाब से, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो प्रिपरेशन हो, मैम, उसको आप जैसे आप ये करते रहो। करवा रहे हो हिंदी उद्भव जो फर्स्ट यूनिट है मैम, तो हम जी, मैं ये कर रहा हूँ कि जो रेफरेंस बुक है ना सर मैम, मैंने ली हुई है, जैसे आप पढ़वा रहे हो भाषिक रूप और व्यावहारिक रूप, तो मैं हाँ। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कर रहा हूँ कि उसी के मैं। नहीं, ठीक है, बेस्ट है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्व करते रहिए। क्लासेस के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो आपका टेस्ट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व करिए। देखिए, प्रिपरेशन आपकी अपने हिसाब से जो चल रही है ना, उसको आप अपने हिसाब से कंटिन्यू करते रखो। हाँ, अगर इस प्रिपरेशन में मेरी कोई सजेशन चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगी कि हाँ, क्या पहले क्या करना है। लेकिन अगर आपके अपने तरफ से कोई प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि मे बी हो सकता है अभी तो इस समय जो कैलेंडर आया है उसके हिसाब से तो दिसंबर की कोई डेट नहीं दिख रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यूजीसी कभी कोई डेट ऐसे ड्रॉप नहीं करती। तो हम ये अभी भी मान के चलेंगे कि दिसंबर में हमारा पेपर है। ठीक, तो दिसंबर में हम पेपर ये टारगेट भी मान के चल रहे हैं, तो भी हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है ना। हम ये रिवीजन फेज में चल रहे हैं, जो अभी हमारा ये लास्ट सितंबर अक्टूबर नवंबर है, अक्टूबर नवंबर का प्रॉपर रिवीजन फेज है। ठीक, तो आपने जितने जी टेक्स्ट मैम। पढ़ लिए है, उसके हिसाब से हम टेस्ट लेते हैं कि आपने इतना क्वेश्चन मेकिंग क्लास में आप उसको साथ साथ पढ़ते चलिए। और जो एक टेस्ट हो रहा है उसको आप सॉल्व यूनिट वाइज है ना, ये सब आपके पास एक क्वेश्चन के बंचेस तैयार हो रहे हैं, ये वापस आपके रिवीजन में आपको काम आएंगे। ठीक जी है। मैम। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? यस मैम, मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ, प्रीति पूछिए। अगर, अ, हाँ जी, मैम मैम मैं ये पूछ रही थी कि एक्चुअली मुझे कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है। मैंने मास्टर में जस्ट एडमिशन ही लिया है। मैंने आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। मैंने मास्टर में जस्ट एडमिशन ही लिया है। तो
मैं इस ईयर का तो मुझे लग रहा है मैं नहीं बैठ पाऊंगी, जितना मैंने रिसर्च किया मुझे अच्छे से समझ भी नहीं आ रहा है। अगर आप गाइड सेकेंड ईयर में मुझे कौन सा ना आपने अभी सिलेबस फेस किया है, तो मेरा सजेशन आपको यही होगा, फिलहाल एकदम ऑनेस्ट रूप से मैं कह रही हूँ कि आप अभी प्रॉपर सिलेबस देखो और यूजीसी नेट का सिलेबस देखिए। ठीक, आप अपने एमए का सिलेबस देखिए जहां से आप कर रहे हो, क्योंकि इग्नू के भी काफी सारे सिलेबस जो हैं वो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस से मिलते जुलते हैं। हाँ, और यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से अभी प्रॉपर आप पढ़ो, कम से कम मैं दिसंबर में नहीं कहूंगी कि आप दिसंबर का दीजिए, क्योंकि आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है तो आप दिसंबर में कुछ नहीं कर पाओगे, हो सकता है आप और ज्यादा डिमोरलाइज हो जाओ, तो आप मत दो दिसंबर का। लेकिन ये तो मैं जरूर कहूंगी कि आप नेक्स्ट जून का जरूर दीजिए, चाहे आपके रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन वो आपको ओके देना जरूर है, क्योंकि इसी फील्ड में उतरना है। ठीक है, मैम। लड़ाई इसी फील्ड में करना है। जितने पहले से आप अपने माइंड को मेकअप कर लोगे, जितने पहले से आप अपने आप को तैयार कर लोगे ना, वो हम्म। आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। पता है कि अरे मुझे जून में देना है, जून में देना, ये नहीं सोचना है, देना आपको दिसंबर जितनी ही तैयारी करनी है। लेकिन चूंकि आपका बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं है, अभी आपको पता भी नहीं है आपने एमए में तुरंत, तक का शेड्यूल ना बहुत टाइट बनाना पड़ेगा। आप हर बुक को 2 से 3 बार पढ़ो, जो भी आपके रेफरेंस किताबें हैं वो, उसके अलावा आपको अगर गाइड से समझ में आता है तो वो, या आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है, ठीक है, उससे आप लगातार पढ़ते जाइए अभी से तैयारी, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। अगर आप कोई पेपर लास्ट ईयर का देखोगे तो नेट का लेवल सबसे अच्छा होता है। ठीक है, फाउंडेशन केवल जेआरएफ के हिसाब से होती है, क्योंकि जेआरएफ की जो लिमिट है ना वो कम है। ऐसा होता है कि आपने एमए खत्म करते करते आपको टाइम लग गया, तब तक आपका जेआरएफ लैप्स हो गया। इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम दोगे तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आप पास हो गए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। मैम फिर मैम नेट तो जेआरएफ के मतलब लिए एक्सपायर नहीं होगा ना मैम, जैसे अगर फर्स्ट सेमेस्टर नेट में। कभी एक्सपायर नहीं होता है, नेट तो आपका लाइफ टाइम है। देखो जेआरएफ केवल एक फेलोशिप है, उसका टाइम लिमिटेशन है कि वो उसमें आप इतने समय तक ही वेट करना है, लेकिन जेआरएफ आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको मिल जाती है, और अभी तक उसकी कोई एक्सपायरी डेट अभी अभी यूजीसी ने नहीं बताई है। अब आगे भविष्य में क्या करेगी ये मुझे नहीं पता। अभी तक जो नेट है ना वो आपको लाइफ टाइम काम देते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है, एक बार करने मैम के बाद आपको जेआरएफ के लिए एज भी चाहिए क्या? कुछ एज का लिमिटेशन जेआरएफ है? की एज लिमिट है 40 है, जेआरएफ की एज लिमिट है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप उसको प्रॉपर देखिए, जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। गूगल से और भी ज्यादा मैं उसके बारे में, आप थोड़ा अगर बता रही हैं कोई किसी टॉपिक के बारे में, तो डिटेल से मैं लेकर के उसको नोट्स बनाती जा रही हूँ। इसलिए मैं पूरी लेक्चर्स अभी तक यूनिट 2 की मैंने आज ही स्टार्ट की, तो मैं पूरी देख भी नहीं पाई हूँ। तो मैं थोड़ा टाइम ले करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे एक लेक्चर खत्म करने में मुझे ऐसा लग रहा है मुझे 4-5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मुझे नोट्स भी साथ ही साथ बनाना रहता है। तो ऐसा मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, बट स्टिल मुझे ऐसा डर भी लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बस ऐसा लग रहा है होना चाहिए। नहीं, देखिए पहली बात तो सबसे पहले डिसीजन लेना है कि आपने करना किस में है, और वो डिसीजन पूरी तरीके से नितांत निजी आपका ही हो सकता है। मैं आपको किसी भी तरीके से नहीं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ कि ये बता करके, नहीं प्रीति बहुत करियर है, बहुत ये है। आपकी तैयारी, आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट ऐसे 1-2 महीने में पता भी नहीं चलता। 2 महीने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना नया बहुत अच्छा लगेगा, आप 2 महीने 3 महीने पढ़ रहे हो, चूंकि अब आपने पीजी उसी विषय से करना है, कर लिया है, तो कुछ सोच समझ के किया होगा। ठीक, तो मैंने मुझे कई दफा लगता है, आपको कई दफा लगेगा यार टफ है, नहीं लेना चाहिए था, कई दफा आसान लगेगा। तैयारी के तो यही सारे लक्षण होते हैं ना, यही सब तो हमें फेस करना है। बाकी आपको जहां भी डाउट आ रहा है, जो भी सजेशंस चाहिए, उसके लिए आप कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। शशि, शशि बदल दिया है, तो उसके हिसाब से मुझे क्वेश्चन चाहिए थे, तो उसके लिए तो मुझे लेनी होगी ना मैम बुक। पैटर्न चेंज कर दिया है? नहीं, अगर पी क्या आप पीवाई क्यू लेने की बात कर रहे हो, हाँ जी मैम। तो पीवाई क्यू के लिए कोई पैटर्न चेंज कर दिया है, भले क्वेश्चन कुछ इधर उधर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है उसके लिए आप कुछ अलग थोड़ी ना लोगे, पीवाई क्यू तो सेम आएगा ना। देखो पीवाई क्यू लेना मैम जैसे कि बहुत जरूरी है, चाहे कितना भी पैटर्न मैम चेंज हो चुका हो। जी मैम, मैम जैसे कि अभी मार्च वाला भी उसमें हो,
और जून वाला भी हो मैम उसके अंदर पेपर, मैं ऐसा चाहती हूँ कुछ। हाँ, तो आप रिसेंट लीजिए, जो भी मैम रिसेंट इस जो महीने का है। DYQ है वो कितने सालों के देखने चाहिए, लेटेस्ट या फिर मतलब पिछले भी देखने चाहिए, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो हर बार बदलता जा रहा है। नहीं, आप 10 साल के देखो, करना क्या है। आप 10 साल के तो आराम से देखो। हमें कुछ देखो, आपको हिंदी के समुद्र में ही तो गोता लगाना है। फिर आपको 2 साल का 3 साल का करके अगर आप 4-5 साल का नहीं भी करते हैं तो कौन सा समय बचा ले रहे हैं। आप प्रॉपर 10 साल का करिए। देखिए ऐसा होता है ना, क्वेश्चन जितने सामने आपके आएंगे, जितने तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको आपको रिवीजन करने में उतना आसान होगा। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, पहले बहुत आसान होता था, बहुत टफ हो रहा है। लेकिन उस 100 क्वेश्चन में से, 100% में से 20% तो अभी भी वैसे प्रश्न आ रहे हैं जैसे पहले पूछे जा रहे थे। वो आपका 20% गलत होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि हम टफ पे ज्यादा फोकस करते रहते हैं। तो ऐसा जी मैम। नहीं है कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया है तो आपने पुराना नहीं देखना है। देखना है 10 साल का तो देखना ही देखना है। जी मैम। और मैम जैसे कि आप पढ़ाते हो मैम, तो क्लास लेते हो आप, तो मैम आप ना उसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप बड़ा लिखिए, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन उसमें ना मैम समझ में नहीं आता। और मैम कुछ ऐसा होता है कि वो नीचे दब जाता है और दिखाई नहीं देता। हाँ, वो नीचे वाली समस्या थोड़ी सी आ जा रही है। मैंने और पहले एक बार पूछा है कि ना इसको मैं क्लास। ऑलरेडी मार्क करके करूंगी। दूसरी बार बड़ा करने के लिए आप अपना स्क्रीन बड़ा कर लिया करो। हालांकि मैं अब ध्यान दूंगी, आपके सजेशन जरूर ध्यान दूंगी, आपसे और बड़ा लिखो। काफी सारी चीजें लिखनी होती है ना, और मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं एक बार के फ्रेम में एक टॉपिक की मैक्सिमम चीजें लिख लूं, ताकि वो एक फ्रेम में हो जाए। फिर भी आपका सजेशन जरूर मैं ध्यान दूंगी, थोड़ा सा और मैं बड़ा लिखूंगी। और वो कटआउट का तो मैं ध्यान दूंगी। कई दफा मैं कैमरे पे इनफैक्ट चेक भी करती हूँ कई दफा, लेकिन बार बार वो पढ़ाने में ज्यादा ध्यान रहता है। कभी कभार कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं उसको आगे से ध्यान दूंगी, और बिल्कुल। मैम ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि जिस पैटर्न से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैम, आप उसी हिसाब से आगे भी कराओगे ना मैम? देखिए क्योंकि पंक्तियां बहुत अब पूछी जा रही है मैम, गीत बहुत ज्यादा हाँ, पूछे जा रहे हैं। और कठिन भी पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, तर्क वगैरह जो पूछे जा रहे थे, देखो अभी हम जो फाउंडेशन क्लास ले रहे हैं ना, हम वो क्लासेस आपके यूनिट के हिसाब से पूरा ले रहे हैं। हाँ ठीक। जी मैम। यूनिट, सारी यूनिट्स जब खत्म कर लेंगे हम, उसके बाद मैंने वही कहा कि हमारा उसके बाद जो भी क्लासेस रहेगी आपके इसी स्पेसिफिक मुद्दों को लेकर के रहेगी, कि हाँ अब तर्क वाले पूछे जा रहे हैं तो किस जगह से कैसे तर्क वाले प्रश्न आ सकते हैं। एडिशनल क्लासेस में हम वैसे वाले ही जो क्लासेस हैं वो चलाएंगे। अभी जब तक पूरी यूनिट का फाउंडेशन एक बार तैयार हो जाए, 10 यूनिट का फाउंडेशन हम एक बार बना लेंगे, उसके बाद हम इस तरह के क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है। और मैम आपके सजेशंस भी रहेगा, आपको जिस तरह के क्लास चाहिए होंगे, जिस टॉपिक पर स्पेशली चाहिए होगा, उस टॉपिक को लेकर के हम क्लास करेंगे, जरूर करेंगे। मैम मैम थोड़ा पिछले जो टेस्ट 2020 सीरीज है से। उसका चेंज हो सकता है, टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न है। हाँ जी। मैम जैसे आजकल जो टेस्ट सीरीज चलती है टेलीग्राम पे, 4 ऑप्शन होते हैं मैम और प्रश्न होता है। कैसा ऑप्शन? मतलब मैम एक क्वेश्चन होता है ऊपर और 4 प्रश्न होते हैं, वहीं पोल जो क्वेश्चन होते हैं मैम। तो हम्म। वो पोल वगैरह के क्वेश्चन भेज सकते हो मैम आप, क्योंकि वो जो पोल करते हैं ना मैम, तो जो हम टिक करते हैं वो हमारे माइंड में रहते हैं मैम, जैसे हम टिक करते हैं, लेकिन तो जो क्या सही सारा प्रश्न है पेपर ना। उसी फॉर्म में आप बोल रहे हैं, या फिर ग्रुप में अलग से पोल्स के लिए बोल रहे हैं? मैम जैसे जहाँ आप टेस्ट सीरीज भेजते हो ना, वहीं मैम है ना, जैसे डेली के 5% तर्क के आ गए, या फिर 5% एक दिन पंक्तियों के आ गए, 5% एक दिन कालक्रम के आ गए, एक दिन जी उसके आ गए मतलब रचनाओं के। तो 5-5% मैम पोल के अगर हो जाते ना मैम, तो आसानी हो जाती, क्योंकि मैम टेस्ट सीरीज करते हैं वो तो एक बार बैठ के करते हैं मैम। हम्म। और जो पोल करते हैं वो तो आते जाते, जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो 5% देख लिए और फिर उनका हम विश्लेषण देख खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पे ध्यान दूंगी, मैं अपनी टीम से बोलूंगी। हालांकि हर दिन क्वेश्चन बना बना करके देना, क्योंकि मेरे पास समय बहुत इतना नहीं नहीं मैम, रहता जो कि आप मैं। टेस्ट सीरीज भेजते हो ना मैम, वही प्रश्न अगर पोल में हो जाते हैं मैम तो वो बहुत अच्छा रहता है, अच्छा, क्योंकि सेम मैम उसी के टेस्ट सीरीज क्वेश्चन में हम आपको कई बार में चाहिए, अपने। ठीक है। मैं समझ गई। हम कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ प्रश्न जो हैं, उसके अलावा और भी प्रश्न, यही सारा सेशन हमारा चलता रहेगा।
और हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रश्न उसी में से या अलग से है वो आपको दें। मेरा अभी मैं मैम पूरा प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी टीम को बोल दूंगी, टीम से बात कर लूंगी, वो अगर इस मामले में कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि ये सारे काम मुझे नहीं हैंडल करना होता है, टीम को हैंडल करना होता है, ठीक है। अगर वो इस मैम मामले मैं में कंफर्टेबल 2020 रहेंगे से अपना एग्जाम दे रही हूँ मैम, तो बाकी मैं मेरा हर बार पॉइंटों में रह जाता है मैम। पॉइंट 2 में पता है शशि, और फिर आप पेपर देने के बाद आप ध्यान रखा करो आपके आसान क्वेश्चन कितने गलत होते हैं। पेपर हम जब देते हैं ना तो उसमें हमारे ह्यूमन एरर और आसान क्वेश्चन हाँ ये जी। अगर बिल्कुल गलत नहीं होंगे, बिल्कुल अगर आपकी इस हद तक तैयारी है कि आपका पॉइंट 2 या 2 क्वेश्चन से भी रह जा रहा है, हाँ तो जी फिर मैम। आपको अपने ह्यूमन एरर और अपने जो आसान क्वेश्चन जिसको हम बोल सोचते हैं ना पलटते हुए पेज की, अरे ये आता है ठीक है इसको हम क्या रिवाइज करें। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एग्जाम में आपने 2-4 बार रिवीजन करने को सोचा है तो 4 बार मत रिवीजन करो, 2 बार रिवीजन करो, लेकिन पूरा पूरा रिवीजन करो। हमें हमारे एग्जाम से बाहर वो आसान क्वेश्चन नहीं करते हैं जो हम एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो पूरा पूरा रिवीजन करिए, हमेशा पूरा मैंने पूरा मैंने रिवीजन देखा करिए। मैम, जब मैं आंसर की चेक करती हूँ तो जो मेरे को आते हैं ना सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन लगते हैं, वो ही गलत होते हैं मैम। वो है, हम सबके साथ ऐसा होता है। और हम सबके साथ ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम उसके बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं ना। पेज पढ़ते वक्त हम उस क्वेश्चन को या वो टॉपिक जो हमको बिल्कुल अच्छे से आता है, हमको लगता है आ रहा है ठीक है, उसका हम जब वो भी लगाते हैं, PYQ भी लगाते हैं, तो ऐसे बिना देखे देखे कभी कभी झटके में लगा देते हैं। और उसके बाद हम उसको चेक भी नहीं करते, हम उसके बारे में कॉन्फिडेंट, और गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, आज की डेट में मुझसे भी हो सकती है, क्योंकि हम अपने इजी चीजों के लिए बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं ना। तो इतनी हद तक अगर आपकी तैयारी है तो आप बस आगे से यही फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि तो प्रॉपर रिवीजन करो ढंग से, ऊपर से अपने ह्यूमन एरर पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। जी मैम। और मैम आपकी ये जो क्लासेस मिलती है मैम, ये रिकॉर्डेड डे या डेली मिलती है मैम क्या? नहीं, क्लासेस डेली नहीं मिल रही है हमारी, 3-4 दिन पे एक क्लास रहती है। अभी तक हमने यूनिट 2 तक खत्म किया है। जब भी क्लासेस मिलेगी आपको सीधे ग्रुप में मिल जाया करेगी, ठीक है, और हम उसको पिन भी कर देंगे ताकि आप इस क्लास को ध्यान दें। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, हमें पता नहीं है कि हमें कौन सा डाला है। मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, सौरभ, वैसे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखी है छोटी सी, उसमें भी आप देख सकते हो। अ, और इस समय फिलहाल एक जरूरी सूचना मिल रही है कि आपके दिसंबर साइकिल की डेट आ चुकी है, ठीक है। तो बधाई आप लोग को। ये NTA ने खुद ट्वीट कर दिया है कि आपकी 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक एग्जाम की डेट है। तो ये भी सुनते चले, क्योंकि अभी तक बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि NTA ने जून वाले साइकिल की तो डेट निकाल दी, ठीक, और दिसंबर रह गया है, बट अब दिसंबर में भी एग्जाम होगा, टाइम कम है बहुत, ठीक। बकायदा रही बात मेरी की, तो मैंने सिंपल आप लोग की ही तरह तैयारी स्टार्ट करी थी। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि तैयारी कहीं से भी कभी से भी हो सकती है, क्योंकि पीजी फर्स्ट ईयर पास करने तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे नेट करना है, या फिर नेट क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता था। और मैं बहुत ऑनेस्ट बता रही हूँ, मुझे नेट नहीं पता था कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, UGC नाम की कोई संस्था हमारे भारत में है। ये मुझे मेरे MA फर्स्ट ईयर पास करने तक नहीं पता था, मैं बिल्कुल अनअवेयर थी। मेरे साथ के लोग वो एग्जाम देते थे, मैं उनकी तैयारी में उनको हेल्प भी करती थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं लगता था कि क्या करना है, मुझे नहीं बनना था उस समय, टीचिंग लाइन में नहीं जाना था। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे, मेरे बहुत सारे जैसे होते नहीं हमारे, कई चीजें हम चेंज करते हैं, नहीं ये बनेंगे, नहीं ये बनेंगे, नहीं ये बनेंगे। तो उसके बाद वहां से लगा कि अच्छा नेट के साथ JRF भी होते हैं, तो JRF होते हैं, तो JRF होने के बाद पैसे मिलते हैं। तो ये चीज ने मुझे ज्यादा अट्रैक्ट किया। और अच्छा मेरे संग ये था टचवुड की मेरे जो सराउंडिंग्स थी पढ़ने वाले अच्छे बच्चों की हमेशा रही है, डिस्कशन करके पढ़ाई करी है मैंने। तो जब आप डिस्कशन करके पढ़ाई करते हो, एक दो आपको अच्छा ग्रुप मिलता है, आप इस ग्रुप में भी आपकी जो है एक डिस्कशन का ग्रुप रखा गया है, उसमें आप पढ़ने लिखने का डिस्कशन भी कर सकते हो, जैसे आपने कहा कि प्रश्न पूछिए, आपस में भी एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि ग्रुप का बहुत फायदा होता है। आपके सराउंडिंग, आपके साथ के तैयारी करने वाले लोग अच्छे हैं
तो मेरे साथ भी अच्छे लोग तैयारी कर रहे थे, मैं भी उसमें फिर निकली और फिर टर्म्स बनते गए। कई सारे मैंने एग्ज़ाम दिए हैं एजुकेशन के, मुझे लगता है कि मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ा है क्वालि और लगभग मैंने सारे 1-2 छोड़ कर के मैंने सारे एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं। चाहे वो डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी हो या नवोदय हो, केवीएस हो, यूपी टीजीटी, पीजीटी हो और यूपी जीडीसी भी मैंने क्वालिफाई किया था। उसका इंटरव्यू मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी उसके पहले चयनित हो चुकी थी। शिमला हायर कमीशन का भी मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, वहाँ का मैंने इंटरव्यू दिया था बट इंटरव्यू में मेरा लास्टली हुआ नहीं था। तो मैंने टीचिंग के फील्ड के सारे एग्जाम दिए हैं और मैं शुरू से क्लियर थी। मेरे साथ के बहुत सारे लोग जो थे वो कोई यूपीएससी, कोई वनडे सबकी तैयारी कर रहे थे ऑलरेडी। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था उस समय। तो और सबका बहुत ग्लैमर था कि नहीं यही तैयारी करना है, यही तैयारी करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, पीसीएस की तैयारी करना है। बट मैं मेरा कलीबर जानती थी कि मैं कितना कर सकती हूँ। मैं मेरी क्षमता ज्यादा अच्छे तरीके से पहचानती हूँ। मैं 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकती थी और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी बेइज्जती फील नहीं होती थी कि भाई मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं आता बाकी सारे सब्जेक्ट। मैं अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ सकती हूँ। ये मुझे पता था कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूंगी तो शायद कर ले जाऊंगी कुछ। ठीक, तो मैंने उसको हमेशा फॉलो किया, अपने आप अपने डिसीजन को बहुत फॉलो किया है। किसी दूसरे के सजेशंस, किसी दूसरे का गाइडेंस से पहले में आप खुद बात करो, क्योंकि आपको खुद के बारे में जितना आप खुद जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता। ठीक, उसके बाद से फिर एक पे तैयारी शुरू हुई। कई सारी उसमें अप एंड डाउन्स आए, कई सारे प्रॉब्लम्स आए, कई सारी इसमें कई दफा होता था कि कुछ एग्जाम्स नहीं भी निकलते थे। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही सारे एग्जाम्स निकलने शुरू हो गए। एक- तो हर सिचुएशन फेस करी है और देर कभी नहीं होता, और स्पेशली टीचिंग के फील्ड में तो देर नाम की चीज नहीं होती। ठीक, मैंने आसपास के लोग में जो हैं वो उन लोगों को देखा है, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं उन लोगों को मैंने देखा है। कभी हुआ तो मैं उन लोगों से आपका सीधे लेक्चर करवाऊंगी कि उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल से पढ़ाई की है, मैंने बहुत कम स्ट्रगल किया उसके हिसाब से और करियर मिला है। जैसे आप कभी बोलते हो ना घर का काम रहता है, ये काम रहता है, महिलाओं के संग काफी समस्या होती है, सपोर्ट नहीं रहता किसी का, ऐसे ऐसे लोग भी रहे हैं। लेकिन अगर आप तैयारी करते हो, और तैयारी में ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। ठीक, कि मैं आपको पेपर दे रही हूँ और आपको वो ऑनेस्ट होकर के वो पूरा पेपर सॉल्व करना है, रेगुलर सॉल्व करना है। हो सकता है आप उस दिन ना कर पाओ उस, लेकिन वो पेपर आपने बस अगर उसको रख लिए कि हाँ एग्जाम आएगा तो सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको नियमित सॉल्व करो, नियमित हर पेपर का स्कोर लिखो कि इस पेपर में मुझे इतना मिला, इस पेपर में मुझे इतना मिला है। ऑनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तैयारी करने के लिए। एक ऑनेस्ट होना, दूसरा कंटिन्यू होना। इसके अलावा आपको अपनी तैयारी करने के लिए कुछ और नहीं चाहिए बाहर से। ठीक, तो गुड इवनिंग हाँ, मैम। गुड इवनिंग। मैम ये दिसंबर वाले नेट की अभी डाली है क्या डेट? हाँ, तुरंत बस जस्ट यही आई है, एनटीए ने भी आपसे बात करते करते मुझे नोटिफिकेशन मिला। हमारी 6 टीम ने दिसंबर बताया। को। जी, आपको अभी कब है ग्रुप में मैम पेपर? 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में सारी परीक्षाएं आपकी होंगी। एक स्लॉट निकाल दिया है एनटीए ने और इस बीच में आपका एग्जाम होगा। अभी आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा या कर दिया होगा। मैं तो आपसे बातें करी, हमारी टीम ने ही हमको बताया। अभी जस्ट आपके से बात मैम करते सब्जेक्ट ही। वाइज तो बाद में ही डालेंगे ना, कौन से सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कब? वाइज भी, हाँ सब्जेक्ट वाइज बाद में ही डालेंगे, लेकिन वो एक जो वो था ना, बहुत ज्यादा लोगों में हो रहा था कि जून का निकाल दिया डेट, अब हम्म। क्या दिसंबर में होगा ही नहीं, कंफ्यूजन था काफी। और ये हम्म। बहुत स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए भी मैं बहुत क्लियर थी, आश्वस्त थी। मैं आज शायद आपके वीडियो में डिस्कशन भी करती है अभी 6 बजे से जो मीटिंग है कि चाहे वो कैलेंडर पूरा निकाल दें, क्योंकि उनको कैलेंडर पूरा निकालना होता है। एनटीए ने कैलेंडर निकाल ली है और एनटीए को कैलेंडर बाकी सारे एग्जाम को करना है। हम्म। ठीक है, तो मिनिमम मत देखो, मिनिमम अगर आप देखोगे तो शायद कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिनिमम कभी आता ही नहीं है। आप ये देखो कि आपको 65% से ज्यादा लाना है। ये ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है कि आपने इतना मिनिमम पास कर लिया तो आप हो जाओगे। जैसे आपका ये टेट सी टेट होता है ना, उसमें मिनिमम लाना होता है। मतलब हम ठीक करें जिसमें एवरेज जो पिछले सालों की रही है वो मतलब हमारा नेट में दे रहा हो जाए। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को मिला। देखिए, अगर पिछले साल का पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपका प्रतिशत हमेशा ज्यादा जाता है।
ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ एग्जाम में आपको दोनों पेपर को मिला करके 65% होना ही चाहिए, ठीक? क्योंकि आप अपनी तैयारी में थोड़ा 65% 70% तक करोगे तो एग्जाम में आपका 2-3-4% इधर उधर होगा ही होगा, वो मान के चलिए। तो 65% एकदम आइडियल सिचुएशन है जब आप 65% फर्स्ट पेपर में, 65% सेकेंड पेपर में तैयारी करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर आप एक कहते हैं ना कंफर्ट जोन में हो, सेफ जोन में हो। तो हमें बॉर्डर वाली तैयारी नहीं करनी है कि 62 आ जाए क्या, 60 कर लें क्या, नहीं। 65% थोड़ा सा आइडियल सिचुएशन होता है जहां आपके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप 65 प्लस ही मान के चलिए, 65% से नीचे नहीं आना है। ठीक है। मैम ये अपने अभी नेक्स्ट टेस्ट है वो वैचारिक पृष्ठभूमि का है। हाँ, नेक्स्ट यूनिट 4 का जी। हाँ, तो मैम ये है ना, मेरे पास इसके लिए सोर्स वो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज वाली बुक है, उससे पढ़ लूं? उससे पढ़ लीजिए, नगेंद्र की पुस्तक में वैचारिक उस दिया है, उससे पढ़ लीजिए। मैम नगेंद्र और हरदयाल वाली? मेरे पास दूसरी कोई बुक नहीं है, बस एक ही बुक है जो मैम दृष्टि की आती है, दृष्टि नेट JRF नहीं की। तो दूसरी बुक लीजिए आप, और किताबें आपको लेना पड़ेगा। आप तैयारी कर रहे हो और हिंदी की फील्ड में जाने वाले हो तो पुस्तक लेंगे अगर तो वेस्ट नहीं जाएगा। मैम मेरे ठीक पास बात। वैसे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 1929 रामचंद्र शुक्ल जी का, वो है हम्म। मैम, और एक ये नेट JRF की किताब दृष्टि हम्म। वालों। तो और पुस्तकें लीजिए। आपको लग रहा है कि वो आप सफिशियंट है, वो तैयारी करके आपका हो जाएगा? आपके पास किसी के कोई नोट्स वगैरह अगर आपके पास हो तो वो नहीं भी मैम, मेरे पास सफिशियंट है। टेक्स्ट तो है, वैसे टेक्स्ट जो कहानी का जो सेक्शन है, उपन्यास नहीं है, टेक्स्ट उनका नहीं, टेक्स्ट है पुस्तकीय के लेकिन। लिए जैसे आपके पास पाश्चात्य की कोई सामग्री ऐसे नहीं होगी, काव्य शास्त्र की कोई सामग्री ऐसे नहीं होगी, भाषा विज्ञान की कोई सामग्री ऐसे नहीं होगी, केवल दृष्टि है ना। जी मैम। तो वो उसके लिए भी अगर आप पुस्तकें, अगर आपको गाइड लेना है तो आप गाइड भी ले सकते हो। पुस्तक आपके फील्ड में कभी वेस्ट नहीं जाने वाली, ऑथेंटिक किताब तो कोई भी वेस्ट नहीं जाने वाली जो आप लोगे। तो अगर अभी आप पुस्तक लेने के कंडीशन में हैं, आपको ऐसी कोई आर्थिक समस्या नहीं है, तो आप ले लीजिए। ठीक है, एटलीस्ट जो ऑथेंटिक किताबों की सूची हमने उपलब्ध कराई है वो तो ले लीजिए। ठीक है। फिर भी और अगर किसी तरह ओके की मैम। समस्या है, कोई आर्थिक समस्या है, किसी को बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है कि कोई चीज प्लेटफॉर्म है आपके, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सबसे रिलेटेड के प्लेटफॉर्म में मिली, तो आप में से जिसको भी आवश्यकता है या फिर आप सभी को आना चाहिए, हम सब एक बार फिर से उसमें मिलेंगे आपके लोगों के डाउट्स के साथ, आप लोग की बातों के साथ। और इसमें और भी कोई चीज पूछना चाहता है अभी भी तो गुड पूछ इवनिंग सकता है। मैम। गुड इवनिंग प्रीति। मैम मुझे ये पूछना था कि मतलब जैसे इतना लंबा सिलेबस है और जो आपने अभी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया है और जो उसमें मैम जो कवि दे रखे हैं प्रमुख जो सेकेंड यूनिट में है, मैम उनकी तो कुछ रचनाएं भी हैं और उनकी पंक्तियां भी आती हैं एग्जाम में। हम्म। मैम उनकी आपने मतलब बेसिक पढ़ाया है तो हम उनकी जैसे रचनाएं कैसे याद करें या फिर उन्हें कैसे लें? देखो, हम क्लास तो बिल्कुल बेसिक और फाउंडेशन क्लास ही कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम। हर काल का कवि और पुस्तकें जो है, अब आपके पास कौन सी ऑथेंटिक किताब है, कोई किताब है आपके पास, रामचंद्र शुक्ल है मेरे या पास एक नगेंद्र है? गाइड है बस अरिहंत की बुक। जी क्या है? हेलो प्रीति, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, आपके पास कोई किताब है, पुस्तक है? यस मैम, अरिहंत की एक गाइड है बस, और कोई बुकें नहीं है मेरे पास। नहीं तो और कोई बुक जरूर से ले लो। कोई समस्या किताब लेने में? यस मैम, प्रॉब्लम थी। नहीं, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आपको है पुस्तक लेने में तो आप हमको ग्रुप में या ऐसे आप सूचना दे सकते हैं। अदरवाइज पुस्तक यस। तो लेनी पड़ेगी, कोई भी एक पुस्तक लीजिए। ठीक, अरिहंत की यस मैम। किताब से, एक अरिहंत की मैम किताब से इसकी मैं ये कह सकती हूँ शायद आपका हायर कमीशन निकल जाए, अरिहंत की किताब से आपका टीजीटी पीजीटी निकल जाए, लेकिन अरिहंत की किताब से, केवल अरिहंत की किताब से, और आपने बहुत कहीं सारे कुछ नहीं पढ़ा है तो नेट नहीं बहुत सारी निकलेगा। चीजें गलत भी हैं। नहीं तो काफी गलत सेंस हो, वगैरह। आप गलत होना बहुत स्वाभाविक है।
अब उस किताब में ये गलत है, जो 1500 प्रश्न बना रहा है, उसको टाइप कर रहा है, उसको फिर आपको सामने ला रहा है, तो उसमें गलत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें अपनी बुद्धि खोल के रखनी है। जब भी आप कोई पीवाईक्यू लगाते हो, जब भी कोई प्रैक्टिस पेपर लगाते हो, तो आपको अपनी बुद्धि खोल के लगानी होती है। ठीक, आपको यस उसके मैम। आंसर पे निर्भर नहीं होना है, आपको डाउट लेकर चलना है। ठीक, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस पेपर आपकी तैयारी को सपोर्ट देने के लिए होते हैं। पीवाईक्यू और प्रैक्टिस पेपर आपकी तैयारी के लिए नहीं है, यस आपकी मैम। तैयारी के लिए है स्टडी मटेरियल, ऑथेंटिक किताबें। तो अगर आपके पास इस यस समय मैम। कुछ भी नहीं है, तो रख लीजिए। और अगर केवल अरिहंत से ही पढ़ना है, तो अरिहंत में भी तो होगा, प्रॉपर लिस्टिंग दी हुई होगी। ठीक है। यस मैम, इसमें सब कुछ है। हाँ, मैम तो इसमें 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 जो लिस्टिंग दी हुई पूरे है, चैप्टर वाइज भी हाँ उसमें प्रॉपर यस दिया मैम। हुआ होगा गाइड। रिहंत तो खैर अब अच्छी ही है। तो उसको जब आप देखोगे ना, हर काल की सूची को देखोगे, बात फिर मैं वही कहूंगी, पढ़ने के नोट्स बनाना शुरू करो। ठीक है, उसके बाद जब ट्रिकी नोट्स बनाने मैम के बाद नोट्स उसको मैंने रिवाइज 2 करो। यूनिट से बना दिए हैं। हाँ जी, मैम कह रही मैंने जो आपने पढ़ाया उसके नोट्स बना दिए हैं, बस एक लास्ट क्लास बची हुई है, उसके नोट्स नहीं बनाए हैं। वो बनाने के बाद आप हर काल को देखो, जो भी आपके पास पुस्तक है उपलब्ध, जो भी सामग्री है तैयारी की, उस पुस्तक को उठाओ, उस पुस्तक को देखो, अब डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करो। फाउंडेशन क्लियर होता जा रहा है, अब आपका डिटेल में पढ़ाई साथ में यस चलती मैम। रहनी चाहिए। हर एक काल को उठाइए, हर एक कवि को उठाइए, उसको पढ़िए, एक बार, दो बार और तीसरी बार अपने ट्रिकी नोट्स बनाना खुद स्टार्ट करो। ठीक है, एक बार ट्रिकी नोट्स अपने पढ़ो और उसके बाद फिर आपको लगाना है पीवाईक्यू वापस से। ठीक, अब आप देखोगे जब मैम आपने मैंने एक स्टार्ट। पीवाईक्यू लगाया, मेरे पे मैं ना 35% बने हैं। तो मतलब अभी नहीं लगाने चाहिए मैम पीवाईक्यू, जब तक सिलेबस पूरा नहीं होता, या फिर नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू नहीं लगाने चाहिए। वो तो भाई ऐसा है ना कि आपके लिए है कि यदि आप लगा रहे हो और अगर आपका यही 35% बन जा रहा है, फिर आप डिमोरलाइज हो जाओ, तो फिर मत लगाओ, तैयारी करके लगाओ। और एक तरीका ये होता है कि आप पीवाईक्यू इसलिए लगा रहे हो कि आपको ये देखना है कि किस पोर्शन से कैसे प्रश्न बनते हैं, और आप उसको हिसाब से अब आगे तैयारी करोगे। दोनों वे होता है तैयारी प्रिपरेशन करने का। ठीक, तो यदि आपको अब वही बात है, अगर आपको सॉल्व करने से लग रहा है कि अभी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो एक बार पुस्तक पढ़ने के बाद, एक बार तैयारी करने के बाद फिर पीवाईक्यू लगाइए। वैसे तो अगर हम कोई लाइन में बात करें, तो पीवाईक्यू बस लास्ट 2 ईयर के देखने चाहिए। वो लास्ट 2 ईयर के पीवाईक्यू देखो और उसके बाद आप तैयारी करना स्टार्ट करो। फिर सब तैयारी कर लो, फिर एक एक टॉपिक पढ़ते जाओगे। एक बार आपने 2 बार रिवीजन कर लिया, उसके बाद फिर आप 10 साल के पीवाईक्यू लगाइए। ठीक है। बाकी सभी प्रश्न करते रहें। प्रश्न में आंसर में कुछ त्रुटियां थी इकाई यूनिट 3 के, जिसको मैं अभी आपके ग्रुप में आंसर उसके भेज दे रही हूँ। ठीक है, जैसे प्रश्न संख्या जो 2 था, वो उसमें भी त्रुटि है 3 में, और 15, तो जो उसमें त्रुटि है उसका सही आंसर है वो मैं अभी ग्रुप में भेज दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी देखो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी। नहीं, उससे नहीं होने वाला जब तक आप खुद से मेहनत मत नहीं करोगे। पढ़ो, जो भी डाउट आ रहा है, पुस्तक पढ़ने में भी आपको कहीं डाउट आ रहा है,